हेलो स्टूडेंट्स, परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज हमने तैयार की है, जिसका पहला भाग आज हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत है। हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत हमने लगभग 50 प्रश्न तैयार किए हैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा और यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरा दावा है कि अगर आप इसकी पूर्ण रूप से तैयारी कर लें तो आपके 95% मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि हमने प्रयास किया है कि जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सिर्फ हम उसके उत्तर ही न दें, बल्कि उसकी पूरी व्याख्या सहित विश्लेषण करें। और इससे होगा क्या कि जो एक प्रश्न होंगे उससे 2-3 प्रश्न बनेंगे, यानी एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न जो बनने की संभावना रहती है वो उनको उत्तर सहित आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम 50 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लाएंगे वो 50 प्रश्न न होके बल्कि 100-150 प्रश्न होंगे। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि हम एक एक करके इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल व्याख्या के साथ, बिल्कुल विश्लेषण के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम देखें यहाँ ये जो पहला भाग है हिंदी गद्य का विकास का, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज हम आपके समक्ष लाए हैं, जिसमें हमने 15 प्रश्न दिए हैं। और 15 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है हम देख सकते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादक है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न बनता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। एक और प्रश्न बनता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो ये 2-3 प्रश्न बनते हैं, हम एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, तो प्रथम संपादक की जब भी चर्चा होगी वहाँ नाम आएगा श्याम सुंदर दास। स्पष्ट है, क्या आएगा? श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। लेकिन अमूमन एक प्रश्न हमेशा आता है और वो ये कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो जब संपादक की चर्चा हो तो वहाँ आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्पष्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि जब संपादक की बात आए तो वहाँ हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और जब प्रथम संपादक का नाम आएगा तो वहाँ होगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, एक और प्रश्न इस सरस्वती पत्रिका से जुड़ा हुआ है, जो हालांकि अभी तक तो नहीं आया, लेकिन संभावना है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो ये कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन हैं। क्या प्रश्न आने की संभावना रहती है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक, तो संस्थापक की जब भी चर्चा चलती है तो उसमें नाम आता है चिंतामणि घोष की, चिंतामणि घोष। ठीक है, चिंतामणि घोष की। तो हमने अभी देखा कि सरस्वती पत्रिका से 3 प्रश्न बन गए। कौन कौन? पहला ये कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं, तो बाबू श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका के संस्थापक हैं, ये तो संपादक की बात ही, संस्थापक हैं तो चिंतामणि घोष। एक और प्रश्न अक्सर आता है कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कब संपादन संभाला था, तो उसकी चर्चा होती है 1903 से 1920 तक। कब तक? 1903 से, यहाँ लिख सकते हैं हम, देखें ज़रा, 1903 से 1920 तक, यानी 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। जबकि सरस्वती पत्रिका का संपादक कब शुरू हुआ था? 1900 ईस्वी में, जब श्याम सुंदर दास ने शुरू किया था। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि एक प्रश्न हमने देखा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, लेकिन इस प्रश्न से 4 प्रश्न बन गए, और चारों प्रश्नों को हमने समझ लिया कि प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, संस्थापक चिंतामणि घोष, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक संपादन किया था, तो 1903 से 1920 तक। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न से, एक प्रश्न से कई प्रश्न हमने यहाँ हल किए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इरेज कर दिया। अब आए हम आगे देखें। अब आते हैं, हम देखते हैं दूसरे प्रश्न पे।
दूसरा प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। क्या है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। यहाँ हम देख सकते हैं प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका रही है हिंदी साहित्य की। तो इसमें भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। कैसे बनेंगे उसको ज़रा हम देखें ज़रा ध्यानपूर्वक। पहला आइए देखें कि जितने नाम दिए गए हैं 4 विकल्प हैं उनको देखें कि उनकी पत्रिकाओं को क्या हम जानते हैं। अगर जानते हैं तो उसे लिख कर हम अलग छांट लें। जैसे प्रेमचंद की पत्रिका सब लोग जानते होंगे, कौन सी थी? हंस। ठीक है, तो हंस जो पत्रिका थी प्रेमचंद की थी, तो स्पष्ट है ब्राह्मण पत्रिका संपादक नहीं थे वो। प्रेमनारायण प्रेमखंड, इनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी जिसे हम सभी जानते होंगे, और उसका नाम था आनंद कादम्बिनी। क्या नाम था? आनंद कादम्बिनी। ठीक है, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ प्रेमखंड की रचना थी, या सॉरी पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। बालकृष्ण भट्ट, इनकी भी एक पत्रिका थी जो काफ़ी प्रसिद्ध थी, और उसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, बद्रीनाथ प्रेमखंड की पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बिनी, और प्रेमचंद की पत्रिका का नाम था हंस। तो 3 ये अलग हो गए। तो स्पष्ट है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। स्पष्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस दूसरे प्रश्न के माध्यम से लगभग 3-4 प्रश्नों को हमने हल कर लिया, और ये देखा कि बालकृष्ण भट्ट के जो पत्रिका थी हिंदी प्रदीप थी, प्रेमचंद की पत्रिका थी हंस, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड की पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बिनी, और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। ठीक है, चले आगे बढ़ें। आगे देखें, ये प्रश्न तीसरा है, कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग ये एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि ये अकबर के दरबारी कवि थे। इससे यही एक समान सा प्रश्न बनता है, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे, और कवि गंग से हम सभी परिचित हैं। वही कवि गंग जिन्होंने चंचल वर्णन की महिमा लिखी थी, जो प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। स्पष्ट है। तो एक और महत्वपूर्ण इससे बनता है कवि गंग से, और वो ये कि कवि गंग का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था गंगाधर राव। क्या नाम है? गंगाधर राव। तो अभी हमने देखा कि कैसे कवि गंग से जुड़े हुए 2 प्रश्न बन गए। एक तो इनका नाम गंगाधर राव, और किसके दरबारी कवि थे? तो महान जो शासक थे अकबर, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, अब आगे बढ़ें जरा, इसको हम पहले मिटा लें। ठीक है, चलिए अभी तक हमने 3 प्रश्नों को देख लिया। अब आगे आए, चौथा प्रश्न देखें। चौथे प्रश्न में हम देख सकते हैं कि हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक। तो हिंदी की प्रथम डायरी जो लिखा गया था, इसमें कई नाम आते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण नाम, और ये माना जाता है साहित्यकारों द्वारा कि प्रथम जो डायरी थी वो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। कौन थे? नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ थे, और इनकी डायरी का नाम था मेरी जेल डायरी। क्या नाम था? मेरी जेल डायरी। स्पष्ट है। तो ये हमने देखा कि हिंदी के प्रथम जो डायरी के लेखक थे वो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ थे, और जिनकी डायरी का नाम था मेरी जेल डायरी। तो इससे भी हमने देखा कि कम से कम 2 प्रश्न बन गए। अगला हम देखें, पथ के साथी, यानी पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी ये नाटक है नहीं, रेखाचित्र है नहीं, यात्रावित है नहीं, ये संस्मरण। ये किसकी है? किस विधा की रचना है? संस्मरण की रचना है। और स्टूडेंट्स, एक और बात बता दें आपको कि संस्मरण की जब भी चर्चा होती है तो एक नाम हमारे सामने अक्सर आता है, और वो नाम है महादेवी वर्मा का। ठीक है, क्योंकि संस्मरण इनसे ज़्यादा अच्छा किसी ने नहीं लिखा। तो महादेवी वर्मा, और स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा की ही ये रचना थी पथ की साथी। तो ये हमने देखा कि महादेवी वर्मा की रचना थी पथ की साथी, और ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे आए।
आगे देखें ये छठा प्रश्न। ये प्रश्न हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो प्रथम जो मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। अब हम कहने को कह सकते हैं कि कंकाल ये जयशंकर प्रसाद की रचना थी। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना थी, जो हम सभी जानते हैं कि छायावाद के कवि थे। ठीक है। पुनर्वा हम सभी जानते हैं कि ये बाद की रचना है, जो हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ये परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास थी। और एक और महत्वपूर्ण बात इससे कि जो परीक्षा गुरु थी इसके लेखक कौन थे, तो ये भी अक्सर एक प्रश्न बनता है। उनका नाम था लाला, हम देख सकते हैं ये लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। ठीक है। तो जो परीक्षा गुरु थी जो 1882 में लिखी गई थी, 1882 में, ये भी हम देख सकते हैं 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा। तो इसमें हमने ये देखा कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु, और उसके लेखक कौन थे, लाला श्रीनिवास दास, और 1882 में ये रचना लिखी गई थी। तो ये भी प्रश्न देखा हमने और इससे भी 2 प्रश्न हमें मिल गए। आगे देखें, ये अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि ये काफ़ी प्रसिद्ध गद्य की रचना है और इसकी सीरीज आई थी जो 4 भागों में थी, जो सुविख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि चिंतामणि के रचनाकार कौन थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये चिंतामणि 4 भागों में लिखी गई थी, यानी चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। और ध्यान रहे जो चौथा भाग था उसको नामवर सिंह ने, जो प्रसिद्ध आलोचक थे, उन्होंने संपादित किया था। ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आगे आए, हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसके बारे में एक बड़ी चर्चित किंवदंती है, कहानी है कि आवारा मसीहा के बारे में, कि एक विष्णु प्रभाकर थे लेखक, और उनके मित्र थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, जो हम सभी जानते हैं कि बंगाल साहित्य के पुरोधा थे। दोनों मित्र थे, और जब उनके पिता ने, शरतचंद्र के पिता ने, उन्हें देखा कि शरतचंद्र काफ़ी वेश्याओं के बीच जाते हैं और बंगाल में जो रेड लाइट एरिया था उनके बीच जाते हैं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और जाके विष्णु प्रभाकर से मिले और कहा उन्होंने कि मित्र को समझाओ। तो उन्हें लगा कि मेरा मित्र बिगड़ गया, तो उन्होंने एक लिखना शुरू किया जीवनी, और उसका नाम था आवारा। उन्होंने दिया नाम आवारा। लेकिन बाद में जब देखा तो ये पता लगा कि नहीं, मेरे मित्र जाते थे इसलिए कि उन्हें चरित्रहीन उपन्यास लिखना था और वेश्याओं को जीवन को काफ़ी नज़दीक से समझना था। तब उन्होंने उस जीवनी का शीर्षक चयन कर दिया और लिखा आवारा मसीहा। तो स्पष्ट है आवारा मसीहा क्या किस प्रकार की रचना थी, तो जीवनी थी। और एक और महत्वपूर्ण बात किस पे थी, तो हम कह सकते हैं कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पे, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, समझ लेना बेटा। तो ये जीवनी थी आवारा मसीहा, और जिसे लिखा किसने था, विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा था ये भी देख ले जरा, लिखा किसने था, विष्णु प्रभाकर ने। स्पष्ट है। तो आवारा मसीहा लिखा विष्णु प्रभाकर ने, और किस पे लिखा था, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पे। तो ये स्पष्ट है। आगे देखें, ये 9वां प्रश्न है छायोत्तर युग का काल है। तो ये इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1936 के बाद का काल, जो चूँकि 1918 से 1936 तक का छायावाद का काल था, तो 1936 के बाद का काल ये छायोत्तर काल है। तो यहाँ ऑप्शन होगा 1938 से वर्तमान तक ये छायोत्तर युग का काल है। स्पष्ट है। चलें आगे चलें। अब देखें, ये हमने 9 प्रश्न देख लिया। अब देखें 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वें प्रश्न में है तार सप्तक के संपादक हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है 10वां, तार सप्तक के संपादक। तो तार सप्तक के बारे में कह सकते हैं कि नई कविता को आगे बढ़ाने के लिए 7 कवियों का एक मंडल तैयार किया गया था, और उसके अगुआ थे अज्ञेय। कौन थे, अज्ञेय। यानी तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय थे। और अज्ञेय ने 7 कवियों का एक संकलन तैयार किया,
ये तार सप्तकों की कई श्रृंखलाएं चली। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चौथा, यानी 4 सप्तकें इन्होंने संपादित की थी। पहला जो तार सप्तक था वो 1943 में हुआ था, जिसको अज्ञे ने संपादित किया। दूसरा जो हुआ था 1951 में हुआ था सॉरी, दूसरा जो हुआ था वो 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। ये तार सप्तक जो थे, 4 तार सप्तक उन्होंने संपादित किया था। किसने? अज्ञे ने। ठीक है। इसमें अंतिम जो है चौथे तार सप्तक को नामवर सिंह ने संपादित किया था। किसने किया था? नामवर सिंह। जबकि 3 तार सप्तकों को अज्ञे ने संपादित किया था। तो हमने अभी देखा कि इस 10वें प्रश्न के माध्यम से, तार सप्तक प्रश्न के माध्यम से हमने लगभग 3-4 प्रश्नों पे गौर किया। वो 3-4 प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक तो देखा तार सप्तक के संपादक अज्ञे हुए, 4 तार सप्तक बने और जिसमें 3 तार सप्तक को संपादित उन्होंने किया और 1 तार सप्तक जो चौथा था उसको नामवर सिंह ने संपादित किया। स्पष्ट है? चले आगे देखें। पहले इसको जरा मिटा लें हम लोग। ठीक है। अब देखें अगला प्रश्न है, हम देख सकते हैं अगला प्रश्न है आनंद कादम्बनी के संपादक। तो स्टूडेंट ध्यान होगा कि इसको मैंने इसके पूर्व ही पढ़ाया था और वो था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद। इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक प्रश्न पढ़ाऊँगा, एक प्रश्न को देखूँगा, लेकिन उसमें कई प्रश्न आपको सामने मिल जाएंगे और कई क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। स्पष्ट है? चलें आगे देखें। अब देखें हम 12वां प्रश्न, हिंदी प्रतीप के संपादक। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक प्रश्न जो दूसरा प्रश्न शायद मैंने बताया था उसमें ये सारे विकल्प थे। तो हमने देखा था कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। स्पष्ट है? इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखें, जो 13वां प्रश्न है वो है कितनी नावों में कितनी बार। ये किस युग की रचना है? ये किस युग की रचना है? तो ये रचना है प्रयोगवाद की। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कितनी नावों में कितनी बार की। ये रचना जो है वो अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की है। यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की है। और कितनी नावों में कितनी बार एक काव्य संग्रह था जिसे 1978 में, किसमें? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हम लोग ध्यान देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो ये हमने देखा कि कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? तो प्रयोगवाद की रचना है और प्रयोगवाद अज्ञे से जुड़ा है। ठीक है। तो अज्ञे को इसी रचना पे, ये कितनी नावों में कितनी बार एक काव्य संग्रह है, इस रचना पे 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। स्पष्ट है? चले आगे देखें। अब ये देखें 14वां प्रश्न, और 14वां प्रश्न है अंधेर नगरी के रचयिता कौन? ये प्रश्न काफ़ी इजी है आपके लिए, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं अंधेर नगरी बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा गया था, अंग्रेज़ों को टारगेट करके लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचयिता हैं, इसके नाटककार हैं। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बातें बताने लायक नहीं है। अब 15वां प्रश्न देखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो ये कि गोदान हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास है। ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है और इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि ये उपन्यास 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। तो हम देख सकते हैं कि गोदान जो है 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इसे माना गया था। एक बार सर्वे हुआ था, उसमें इसको माना गया था। और ये गोदान हम सभी जानते हैं किसकी रचना हो सकती है? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट हुए प्रेमचंद, तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचना थी गोदान, जो विश्व प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि मैकबेथ पे आधारित है, जो शेक्सपियर की एक नाटक है उस पे आधारित है। खैर, तो गोदान ये जो कृषक की ट्रेजेडी की कहानी कहते हुए एक बहुत बड़ी गाथा है। तो हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है और ये प्रेमचंद की रचना है। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमने देखा कि मात्र 15 प्रश्न हमने देखा पहले भाग में हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत।
जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और मेरा दावा है कि अगर इन प्रश्नों को आपने समझ लिया तो आप लगभग 90-95% आपके अंक निश्चित आएंगे और उतने प्रश्न आप हल कर लेंगे। और हमने ये भी देखा कि ये मात्र नाम के लिए 15 प्रश्न थे, बल्कि इस 15 प्रश्न से लगभग 45-50 प्रश्नों को हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला भाग हम अगली सीरीज में हम शीघ्र लाएंगे, और तब तक के लिए आप गुड बाय।